तो नजरिए में आज हम बात करेंगे कि अगर तरक्की मुद्दा है तो फिर ज़ात आखिर मजबूरी क्यों है। इस पर नजरिया समझने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ शहजाद अब्बास आप जुड़ गए हैं, लीडर है समाजवादी पार्टी के, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शमसी आज़ाद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है। और राहुल लाल जी हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूँगा शहजाद साहब आपसे ही, जिस तरीके से आज एक अहम मुद्दा उठाया गया है और जिसमें मंडल कमीशन और ये तमाम चीज़ें जो है उसके ऊपर मैं आऊँगा शुरुआत में, लेकिन मैं समझूंगा आपसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी किन किन बुनियाद के ऊपर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, या फिर उसके जो ब्लूप्रिंट है वो क्या है? देखिए शाहबाज भाई, हमने जब पहले सरकार 2012 में बनाई थी जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी सुन पा रहा हूँ। जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में बनी थी, उससे पहले भी मेरा मैनिफेस्टो में विकास का नारा था जी। हमने विकास के नारे पे जनता के बीच में गए थे और जनता ने हमें विश्वास रखते हुए और हमारी सरकार को बनवाया था जी। और हमने उस 5 साल के अंदर विकास की गंगा को बहा दिया था जी। और हमारे जो अधूरे काम थे, वो अधूरे काम जो पड़े हुए थे, उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी ने बाद में रिबन काट काट के अपना बना दिया उनको। और आप देखिए, बताने की एक मिनट के अंदर मैं अपने ये सारे कामों को गिना सकता हूँ कि इंटरनेशनल हमारा स्टेडियम, एकौना स्टेडियम बना, या एक्सप्रेस वे की बात की जाए वो हमने बनाया, हमने लैपटॉप जो वादा किया था उसको भी बांटा हमने। तो हमारे तमाम काम हैं, हमने 7 मेडिकल कॉलेज हमने बनाए। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी 4.5 साल के अंदर कोई काम नहीं गिना पाते। अगर इनसे पूछिए कि काम बता दो तो ये काम नहीं बताते। असल में आपको बताएं, मेडिकल लाइन में एक नाम है माइथ्रोमीनिया। माइथ्रोमीनिया में होता है कि इंसान अपनी बात को भूल जाता है। तो ये भूल चुके हैं कि ये जो काम ये बताते हैं अपने, ये समाजवादी पार्टी के हैं, ये अपने काम नहीं बताते हैं। तो अब ये जो बीमारी में ग्रस्त हैं तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। तो अब ये जो हालात उसमें कोरोना में आए, ऑक्सीजन की वजह से जो दिक्कतें आई, ऑक्सीजन की वजह से जो मौतें हुई, बलिया से लेके आप देखिए कानपुर तक पूरी लाशें पड़ी हुई थी। तो वो पूरे हिंदुस्तान ने देखा, उत्तर प्रदेश की जनता ने भी उसको देखा है। आप कहते हैं कि ऑक्सीजन से जो है वो मौतें ही नहीं हुई हैं, तो ये भी उसी में आता है। यानी कि समाजवादी पार्टी इन तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव में जाने वाली है। बिल्कुल समाजवादी पार्टी जाएगी और समाजवादी पार्टी तो फिर 4.5 साल तो फिर मंडल की कहां से याद आ गई जी? फिर मंडल कमीशन की याद कैसे आ गई? मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने के लिए बोल रहे हैं। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करना अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, हाँ, और पार्टी हमारी कह रही है तो वो लागू करने की मांग कर रही है, तो वो उचित ही है ना। उसमें कोई उसमें नहीं, आपका मुद्दा तो तरक्की होना चाहिए ना, विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। आप सरकार को घेर भी रहे हैं डेवलपमेंट के मुद्दे पर कि भाई हमने अपनी सरकार के अंदर ये काम कराया था, आपने सिर्फ रिबन काटे हैं, फीते काटे हैं। तो अब मंडल कमीशन को क्यों साइड में लेकर आ रहे हैं? फिर क्या जात पात की जो राजनीति मजबूरी है? अब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विज्ञापनों के माध्यम से गांव में ये विज्ञापनों के बता रही है कि हम उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 कब आएगा? हाँ। तो अगर हाँ ठीक है, हम स्वीकार कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है बलात्कार में, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है स्वास्थ्य न मिलने की वजह से लोगों के मर जाने में, हाँ। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। ये सारे मुद्दे तो है ना आपके पास, कई सारे मुद्दे हैं, फिर जात पात के ऊपर क्यों आया जा रहा है? यही तो आज का नजरिया जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास इतने सारे रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, आपके पास कोरोना जैसा मुद्दा है, ऑक्सीजन जैसा मुद्दा है, आप मंडल कमीशन की सिफारिशों की बात लेकर आ रहे हैं। देखिए, जहां पे किसी भी वर्ग के लिए कोई भी नाइंसाफी उनके साथ हुई है, वो उसको आवाज उठाना क्या बुरा है? क्या गलत है? क्या गलत है? अगर हम ओबीसी की आवाज उठा रहे हैं तो क्या गलत है? क्या हम और वर्गों के लिए जो आवाज उठा रहे हैं, जो उनके साथ नाइंसाफी हुई है, शिक्षकों के साथ क्या किस तरीके की नाइंसाफी की गई, उनको किस तरीके से मारा गया, लाठीचार्ज उन पे किया गया, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी इन सबसे में विश्वास खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब अपने काम बताने के लिए कुछ नहीं है। आप हमारे मित्र बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप उनसे पूछिएगा
कि कोई एक दो काम अपने जो उनके ठीक है, अपने हो चलिए समाजवादी पूछ लेते हैं ना उनसे, साथ में बैठे हुए हैं। शमसी आजाद साहब, आपने 4.5 साल में क्या किया है, बीजेपी सरकार ने क्या है, जरा जवाब दीजिएगा इनको। शुक्रिया बहुत बहुत शहजाद साहब। और अभी हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे ख्याल से नया इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया या नई नियुक्ति इनकी हुई है समाजवादी पार्टी में। युवा है, नौजवान है, लेकिन जानकारी का अभाव है इनके पास कि इसके पहले इनकी सरकार थी, तो अगर ये चाहते तो मंडल कमीशन अपनी सरकार में लागू कर सकते थे। हाँ। ये इनका हर हफ्ते बयान बदलना कि आज मुसलमानों के लिए हक के लिए लड़ना है ये मैटर रहेगा, आज दलितों के लिए लड़ना है ये मैटर रहेगा। अरे जो सरकार अपने नेता के लिए आवाज न उठा पाए, जो सरकार अपने कार्यकर्ता के लिए आवाज न उठा पाए, वो और किसी के लिए क्या आवाज उठा सकती है। समाजवादी पार्टी इस वक्त मुद्दा विहीन हो चुकी है। विकास का नारा इन्होंने दिया था, तो अगर काम किया होता तो जनता ने इनको सर आंखों पर बैठाला था, दोबारा फिर से सर आंखों पर बैठा देती। ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो बेवकूफ है, ना समझ है, जाहिल है, गंवार है, उसको समझ नहीं है काम के, उसको समझ नहीं है किसी चीज की। अगर इन्होंने विकास किया होता, अगर इन्होंने जमीनी सतह पर काम किया होता, तो जिस तरीके से इनका सफाया हुआ है, क्या चुनाव में हो सकता था? ये इस बात का सबूत है कि समाजवादी पार्टी ने कोई भी काम नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर इनका काम हुआ था। और जो भी काम हुआ था वो सिर्फ समाजवादी पार्टी और इनके परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया था। इन्होंने जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये अब जो है चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे इनकी आंख खुल रही है कि अरे इस बार भी अगर हम चले गए तो हमारी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, हमारी पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। तो शमसी आजाद साहब, इसका मतलब यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ तरक्की के मुद्दे पर सामने आएगी? तरक्की का मुद्दा, हमारा मुद्दा है शिक्षा का, हमारा मुद्दा है विकास का, हमारा मुद्दा है स्वास्थ्य का और हमारा मुद्दा है रोजगार का। चारों मुद्दों को लेकर हम दोबारा से जनता के बीच में जाएंगे। और हमने जो काम किया, अभी हम आशीर्वाद रैली निकालने जा रहे हैं, तो उसी कार्यक्रम में हम उनके साथ उनके घर घर जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। और आप देखेंगे कि हमारा 350 का लक्ष्य जो है वो हम पाकर रहेंगे। और ये इस बात का सबूत है, जनता ने हमको सराखों पर बैठाला है। आज उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान है वो भी हमारे साथ हैं, दलित वो भी हमारे साथ हैं। अभी हमने 28 ओबीसी नेताओं को अपने सेंट्रल में जगह दी है, यूपी में जगह दी है। एक से एक उनको पद दिया जा रहा है, उनको सराहा जा रहा है, उनके कामों को तारीफ की जा रही है। मोदी कैबिनेट के अंदर भी जब तौसीक की गई है तो उसके अंदर भी ओबीसी वजीर शामिल किए गए हैं और आपके ब्राह्मण भी आए हैं। इसके अंदर सवाल समाजवादी पार्टी में जब सरकार समाजवादी पार्टी की थी तो थाना अध्यक्ष सारा एक बिरादरी का, सारे कप्तान एक बिरादरी के, सारे जिलाधिकारी एक बिरादरी के। तो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बने, आप उत्तर प्रदेश का निकाल के दे सकते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान का निकाल के दे सकते हैं कि हमने किसी एक बिरादरी को वरीयता नहीं दी है। हमने दलितों को भी वरीयता दी है, हमने पिछड़ों को भी वरीयता दी है, हमने अल्पसंख्यकों को भी वरीयता दी है, हमने सवालों को भी वरीयता दी। लेकिन आजाद साहब, इस सब की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपका तो मुद्दा तरक्की है ना, आप अयोध्या मॉडल पे चले जाते हो फिर? तो हम और तरक्की करना चाहते हैं ना, हमने जो तरक्की की है हम उसी काम को और आगे बढ़ाने के लिए जनता के बीच में जाएंगे। कि हमारा काम जैसे अभी चल रहा है, विकसित किसान पथ का काम चल रहा है, अगर समाजवादी पार्टी आती है तो अगर मुद्दा तरक्की है तो तरक्की के ऊपर ही बात होनी चाहिए कि हमने ये डेवलपमेंट कराया है, ये काम कराया है, इतने बनवाए हैं, इतने कॉरिडोर बनवाए हैं। तरक्की के ऊपर बात करेंगे हम, उनके पास इसीलिए आशीर्वाद यात्रा हमारी निकलने वाली है। उनका आशीर्वाद जनता का लेने के लिए जनता के बीच में जाएंगे। इसी वजह से अपने हम उपलब्धियां गिनाने के लिए जनता के बीच में जाएंगे और समय समय पर हम जाते रहते हैं। जनता का हमको आशीर्वाद मिलता है, जनता हमको सराहती है और जनता के शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमको जो है इस तरीके से पूर्ण बहुमत दिया है। और हमको उम्मीद है कि हम योगी जी के नेतृत्व में योगी जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, हमको जनता दोबारा अवश्य मौका देगी। ओके सर, आपके पास फिर से लौटेंगे। राहुल लाल जी, उत्तर प्रदेश की सियासत को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं पर जो है ब्राह्मण सम्मेलन कराए जा रहे हैं, कहीं पर मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने की बात की जा रही है, और कोई पार्टी अपने जब काबीना की तौसी होती है उसका विस्तार किया जाता है तो उसके अंदर दलितों को, ओबीसी को और पिछड़ों को अलग और ब्राह्मणों को सबको तरजीह दे देती है। क्या जात जो है एक तरीके से मजबूरी है उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए शहबाज भाई, ये एक कठोर वास्तविकता है और सभी राजनीतिक दल इस वास्तविकता को समझ भी रहे हैं जी। देखिए 2017 में उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली, पूरे एनडीए 325 सीटों पे जो है कि वो जीती जी, तो एक बहुत बड़ा सपना था। और इसके लिए कारण क्या था कि एक तरह से उन्होंने एक अम्ब्रेला बनाया था जिसमें उन्होंने तय किया कि गैर मुस्लिम और ओबीसी में गैर यादव, इसको लेके उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया। देखिए भले भारतीय जनता पार्टी नारा चाहे जितना लगा दे सबका साथ सबका विकास, हम लोगों ने चर्चा भी की थी, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ,
उसमें तमाम गिनाए जाते हैं कि उसमें अल्पसंख्यक के तो हम लोग चर्चा करते रह गए कि 5 अल्पसंख्यक भी शामिल थे, वो हुए नहीं। बाकी महिलाओं के प्रतिनिधित्व, ओबीसी के प्रतिनिधित्व, इनकी चर्चा होती भी रही जी। तो अब उस ओबीसी के जो वोट बैंक है, जो बड़ा वोट बैंक है ओबीसी का, चूंकि देखिए ब्राह्मणों के ऊपर तो बहुत चर्चा हो गई, क्योंकि 7 अगस्त 1990 आज ही का वो दिन था जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई थी। बिल्कुल। मंडल के बाद कमंडल के भी क्वेश्चन पूछ लिया अयोध्या वाले विवाद के ऊपर कि मंडल के कार्ड के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल को चला था। अब बीजेपी एक तरह से मंडल को भी लेना चाह रही है, कमंडल को भी लेना चाह रही है, दोनों का कॉम्बिनेशन लेके वो आगे बढ़ना चाह रही है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं, क्योंकि मंडल कमीशन के सिफारिशें 1990 में जब लागू हुई तो फिर उसके बाद कई बड़े मुद्दे बन जाते हैं शाहबाज जी। जी। आप अगर आरक्षण देते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस वर्ग को आरक्षण मिला या नहीं मिला? संविधान में प्रावधान ये है बिल्कुल कि अगर आरक्षण मिल चुका है तो फिर आरक्षण बंद भी किया जाना चाहिए या फिर नए वर्ग को मिलना चाहिए। तो अब इससे संबंधित आंकड़े नहीं है, क्योंकि जातिगत जनगणना नहीं हो रही है। देखिए, अगर ओबीसी का आपको रियल में किया, किसी भी वर्ग का रियल में विकास करना है तो उसके लिए आपको आंकड़े चाहिए। बेशक। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी 2010 में गोपीनाथ मुंडे जी का बयान था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 2018 में एक तरह से गृह मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह ने भी यह बयान दिया था कि होनी चाहिए, और अभी हाल में नीतीश कुमार ने भी कहा है। अभी नीतीश कुमार ने भी कहा, और अब तो देखिए कल मायावती जी की तरफ से भी यह डिमांड आ गया कि जातिगत मतगणना होनी चाहिए। तो नीतीश कुमार तो तेजस्वी के साथ आ गए इस मामले के ऊपर जी। कि हम लोग जानते हैं कि बिहार के सियासत में नीतीश और तेजस्वी के बीच में कितनी ज्यादा कटुता है। बिल्कुल। तो ये एक स्थिति बनी है कि इस समय अचानक से मंडल का मामला फिर से गरमा गया है। हमारे पास तो यहां तक की जानकारी है कि सरकार इसको लेकर कोई बड़ी घोषणा करने वाली है कि शायद वो राज्यों को भी ये अधिकार दे दे वो कि राज्य अपने स्तर पे जो है कि वो ओबीसी जातियों की पहचान कर सकती हैं। इसके संबंधित कोई संविधान संशोधन भी हम लोग भविष्य में देख सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी सब लोग ओबीसी के ऊपर पूरी दावेदारी कर रहे हैं। दलों के साथ समस्या ये है कि वो सत्ता पक्ष में रहते हैं तो उनकी मांग कुछ और होती है, विपक्ष में हो जाते हैं तो उनकी मांग कुछ हो जाती है। क्योंकि देखिए जब मैं बीजेपी के सारे टाइमलाइन को जब मैं बता रहा हूं तो 20 जुलाई अभी 2021 को संसद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि जो नया सेंसस होगा उसमें जातिगत मतगणना नहीं होगी। तो बीजेपी अचानक से उन्होंने यू टर्न ले लिया। अब जिस तरह से फिर विपक्षी पार्टियां गोलबंद हो रही हैं तो बीजेपी इसके बाद जरूर कोई ना कोई फिर से आप बीजेपी की तरफ से कोई स्टॉक दिखेगा जी। ये सारी क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की भागीदारी के बाद अब इस समय ओबीसी को लेकर एक बड़ा सा हम लोग मामला देख रहे हैं। ध्यान रहे, जब माननीय प्रधानमंत्री जब खुद उत्तर प्रदेश या बिहार में चुनाव प्रचार करते हैं वो स्वयं को ही सबसे बड़ा ओबीसी नेता के रूप में गिनाते हैं, अपने आप को खुद बताते हैं कि देखिए मैं खुद ओबीसी हूँ। ओबीसी पॉलिटिक्स अभी काफी जोर पकड़ेगा इससे। ठीक है, ये पॉलिटिक्स काफी जोर पकड़ेगा, लेकिन सवाल यही है आज के नजरिए में कि तरक्की अगर मुद्दा है तो क्या जात हमारी मजबूरी बन गई है? उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को लेकर अगर हम बात करें तो शहजाद अब्बास साहब, क्यों हम लोग जात बिरादरी पर आ जाते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास नहीं हुआ है, कई सारी आप नाकामयाब बीजेपी सरकार के गिनवा रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान चली गई है, और भी तमाम मुद्दे आप कह रहे हैं कि हमारे काम जितने भी किए हुए हैं उनके फिते आप लोग काट रहे हैं। तो आपके पास तो इतने सारे मुद्दे हैं, फिर आप मंडल कमीशन पर आ रहे हैं, जात पर आ रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि आप जात के सहारे अपनी नैया जो है वो खवा देंगे? शाहबाज भाई, अभी शमसी साहब ने मेरे ऊपर एक व्यक्तिगत टिप्पणी की थी कि मैं समाजवादी पार्टी में शायद नया आया हूं, मुझे जानकारी नहीं है। तो मैं इनको बता देना चाहता हूं शमसी साहब को कि शमसी साहब हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में नए आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी में तो मुसलमानों का ये हाल है कि बेगानी शादी में मुल्ला दीवाने, उनको मुसलमानों की जरूरत नहीं है। ये सब मुसलमानों के तौहीन मुसलमानों की जितनी तौहीन भारतीय जनता पार्टी में हो रही है, 2 रुपए का काम मुसलमानों का नहीं हो रहा है, किस तरीके से तौहीन की जा रही है। लेकिन ये सब आपका काम ये नहीं है। आप जिस वजह से बैठे चर्चा करने के लिए चर्चा करिए, जो हमारी इज्जत है हमको मालूम है, आज हमको क्या सम्मान मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, उसके बाद सुन लीजिए बात, सब्र के साथ संयम के साथ बात सुनना सीखिए। हमने आपकी सब्र के साथ आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, उसको सुनना सीखिए। आप मुसलमानों के ठेकेदार नहीं, आपको जिम्मेदारी नहीं दी गई कि आप मुसलमानों की ठेकेदारी करिए। मुसलमान समझदार है, मुसलमान पढ़ा लिखा है, बहुत आपने सियासत कर ली मुसलमानों को लेकर।
को अपमानित किया गया है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या शिया, क्या सुन्नी, हर कोई मुहर्रम करता है। मुहर्रम में क्या अपमानित किया गया है, किस तरीके से? आप मुद्दे पर बात करिए, मुद्दे पर बात करिए, मुद्दे पर बताइएगा तो आपको यहाँ से जाना पड़ जाएगा। और अब बात दूसरी शुरू करता हूं मैं। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर इतना विकास किया था तो समाजवादी पार्टी की सरकार क्यों नहीं आई? आपने जनता को बहकाने का जवाब दीजिए। शमशान बातें शुरू की। अगर आप इतने ही अच्छे थे तो पश्चिम बंगाल और दिल्ली के अंदर से आपको जनता ने क्यों उड़वा दिया? आपको मत क्यों नहीं दिया? विश्वास आप में क्यों नहीं रखा? और दूसरी चीज ये बता देना चाहता हूं कि 22 की समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बंद रही। आपसे ज्यादा हमारे पास मतदाता है, आपसे ज्यादा स्टेट में हमारी सरकार है, केंद्र में भी है। आप अपनी बात करिए, अपनी जमीन को मजबूत करिए। आपकी नाकामियां, आपके ऑक्सीजन न देना, आपके बेरोजगार न देना, रोजगार खत्म कर देना, ये समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। जितने भी पकड़े गए, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो इंजेक्शन और सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे। मेरे पास सबूत भी इस बात का शहजाद साहब। कानपुर के अंदर भारतीय पेपर शायद आप पढ़ते नहीं है, पेपर पढ़ा कि आपके में ज्ञान की कमी है। कानपुर में, लखनऊ में 17 आदमी दवा की कर रहे थे, और दिल्ली के अंदर आपके एक सांसद वो भी दवा की कालाबाजारी में लगे हुए थे। देख लीजिएगा, पढ़िए, पेपर पढ़ा करिए, सुबह उठ के पेपर पढ़ लिया करिए, तब बात किया करिए। काम किया नहीं है, पेपर पढ़िए। आपकी सरकार जाति के अलावा और कोई मुद्दा। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा।